नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स तो द हिंदू के डिस्कस करेंगे, डिसेबिलिटी से संबंधित, फ्री स्पीच, मास्टर प्लान, टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर सकती है, क्यों दाम बढ़ रहे हैं, बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित अच्छा आर्टिकल है द हिंदू का, साइंस एंड टेक का, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एथिक्स का एक टर्म जो हम डेली डिस्कस करते हैं, इंक्रीमेंटलिज्म। देखो, इंक्रीमेंटलिज्म इसे आप पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी। नेगेटिव सेंस में कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे देखो, मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, आज सिर्फ 5 रुपए की हेरफेर कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो 10 रुपए की करेगा, उसके बाद 20 रुपए की करेगा। धीरे धीरे वो ना पैसों को बढ़ाता जाएगा। शुरू में उसकी सोच ये थी कि अरे यार 5 रुपए से क्या होता है यार, अरे यार 10 रुपए से क्या होता है। ऐसा करते करते उसे समझ में ही नहीं आएगा कि कब वो बहुत ज्यादा अनएथिकल हो चुका है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, इंटीग्रिटी होती है, चाहे वो 1 रुपए की हो या फिर 1000 रुपए की हो या फिर 1 करोड़ रुपए की हो। एक बार आपने इंटीग्रिटी लूज कर दी ना, अमाउंट मैटर नहीं करता है। ये नेगेटिव सेंस में हमने इंक्रीमेंटलिज्म को समझा कि धीरे धीरे कोई पर्सन छोटी छोटी चीजों के कारण अनएथिकल बनता जाता है। अब इसे पॉजिटिव टर्म में आपको बताऊं, आपको दान देना है। शुरू में आप सिर्फ 1 रुपए का दान देते हो, धीरे धीरे आप उस अमाउंट को बढ़ाते जाते हो, 10 रुपए, फिर उसके बाद 100 रुपए। यानी छोटे छोटे स्टेप्स आपने लिए और धीरे धीरे आप एथिकल होते गए। छोटे छोटे स्टेप्स, बाद में वो बड़े बड़े होते गए। तो दोनों टर्म्स में से इस्तेमाल कर सकते हो कि छोटे छोटे स्टेप्स के कारण बाद में आप धीरे धीरे अनएथिकल होते गए, और दूसरी तरफ छोटे छोटे स्टेप्स के कारण आप बाद में एथिकल होते गए। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंक्रीमेंटलिज्म का एग्जाम्पल जरूर दीजिए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डिसेबिलिटी से संबंधित है, और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। देखो, किसी भी देश में वेलफेयर पॉलिसीज बनाने के लिए डेटा की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। कैसे, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया और डेटा में यह बात सामने आती है कि एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, यानी कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सरकार पॉवर्टी को कम करने के लिए प्रोग्राम चलाएगी। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए सरकार ने डेटा कलेक्ट किया, डेटा से पता लगता है कि पहली से 6th क्लास के बीच में यूनिवर्सल इनरोलमेंट तो है, बट 30% स्टूडेंट्स तो 6th क्लास करने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं। तो सरकार फिर ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पॉलिसी चलाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ, डेटा के आधार पर सरकार डिसीजन लेती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब एक और बात आप देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे समय समय पर कंडक्ट किया जाता है। कुछ सैंपल साइज होता है हाउस होल्ड्स का, फॉर एग्जांपल 6 लाख घरों से डेटा इकट्ठा किया जाता है। कौन सा डेटा? इन सब चीजों से संबंधित, फर्टिलिटी एंड फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है ना, इनसे संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक सैंपल साइज जो कि है 6000 हाउस होल्ड्स, इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, IIPS और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। IIPS का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। तो देखो, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, मतलब इशू ये है, नेक्स्ट एडिशन 6th एडिशन जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कंडक्ट होगा ना, इसमें डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चीज सरकार रिमूव कर रही है। पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, यानी 5वें में ना, डिसेबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय एक्सपर्ट्स ने काफी तारीफ की थी, प्रेज किया था कि कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धीरे धीरे डिसेबिलिटी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अब तो सरकार ने कह दिया है कि पिछली बार हमने एक क्वेश्चन इस सर्वे में पूछा था, अब एक भी नहीं पूछेंगे।
और इसके पीछे देखो सरकार ने अपना लॉजिक भी दिया है। लॉजिक क्या है? सरकार का लॉजिक ये है कि भैया एक और सर्वे जो है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें भी देश में वाइटल इवेंट से संबंधित जैसे बर्थ, डेथ, इन्फेंट डेथ, पॉपुलेशन डायनामिक्स, इनसे संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो सरकार का ये कहना है, ये जो दूसरा सर्वे है ना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, इसका 76वां राउंड हुआ था, कंडक्ट हुआ था जुलाई 2018 से लेके दिसंबर 2018 के बीच में। और उस समय जो डेटा इकट्ठा किया था ना, वो इतना पुराना थोड़ी हुआ है डिसेबिलिटी से संबंधित। समझ गए? सरकार का ये कहना है इस दूसरे सर्वे का डेटा अभी भी इतना पुराना नहीं हुआ है, इसमें डिसेबिलिटी से संबंधित डेटा है, वो अलग से प्रेजेंट किया जा सकता है टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। तो नया जो सर्वे कंडक्ट होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6th एडिशन, उसमें डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार 5वें सर्वे में, 5वें एडिशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो डेटा निकल के आया डिसेबिलिटी से संबंधित, वो ठीक डेटा नहीं निकल के आया, गलत डेटा निकल के आया। इसलिए हम अब नेक्स्ट एडिशन यानी 6th एडिशन में डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको पता लग गया। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो सरकार कह रही है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का डेटा हमारे पास है डिसेबिलिटी से संबंधित, वो बात ठीक है, लेकिन देखो उस डेटा में ना डिसेबल्स की लिविंग अरेंजमेंट, केयर गिवर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ना, वो डिटेल्ड क्वेश्चन पूछता है, हेल्थ स्कीम्स, इंश्योरेंस, सेक्सुअल बिहेवियर, अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, दूसरी घर में क्या सुविधाएं हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से जो डेटा मिलता ना, वो ज़्यादा डिटेल्ड मिलता, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मिलता। लेकिन सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जिसका डेटा सरकार कह रही है हमारे पास है, उसमें इतना डिटेल डेटा नहीं है। और सरकार जो ये कह रही है ना कि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन में डिसेबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन डेटा अच्छा सामने नहीं आया। सरकार को देखो फील्ड स्टाफ को ट्रेन करने की आवश्यकता है। फील्ड स्टाफ को अच्छे से सरकार ने ट्रेन नहीं किया, इसलिए डिटेल्ड डेटा नहीं सामने आया। डिसेबिलिटी से संबंधित जो आया वो भी ऑथेंटिक डेटा नहीं सामने आया। तो आप ना फील्ड स्टाफ को अच्छे से ट्रेन कीजिए, बट डेटा कलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से ना इग्नोर मत कीजिए डिसेबल्ड लोगों को। अगर डेटा अच्छे से उनके बारे में अवेलेबल होगा, तभी सरकार बेस्ट डिसीजन ले सकती है डिसेबल्स की वेलफेयर के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल हमारे देश में टमाटर के दाम बढ़ने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर टॉपिक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट यही है, देश के अलग अलग शहरों में टमाटर के दाम अभी 80 रुपये पर किलोग्राम से लेके 120 रुपये पर किलोग्राम के बीच में है, यानी आसमान छू रही हैं टोमेटोज़ के दाम। और इंडियन कुकिंग में जो हमारे यहाँ पर खाना बनता है उसमें टमाटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, प्याज और आलू के साथ साथ। अब हम बात करते हैं टोमेटोज़ के दाम बढ़ क्यों रहे हैं। मेनली देखो 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न देखो, जो टोमेटो प्राइसेस है ना वो कोबवेब पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्या है ये कोबवेब पैटर्न? आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अभी देखो जैसे जुलाई चल रहा है, सप्लाई कम है टोमेटोज़ की, इस वजह से दाम बढ़े हुए हैं 120 रुपये पर केजी। तो अब ना किसानों को ये लगेगा जुलाई के महीने में कि हमें टमाटर उगाने चाहिए, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, हमें अपनी फसल के उचित दाम मिलेंगे अगर टमाटर हम उगाते हैं तो जुलाई में किसानों ने टमाटर उगाना स्टार्ट किए। बहुत से किसानों ने जो टोमेटोज़ अभी किसान उगाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो दिसंबर में हार्वेस्ट होंगे 3-4 महीने के बाद, बट उस समय ना सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी टोमेटोज़ की, तो उस समय टोमेटोज़ बिक रहे होंगे 20 रुपये पर केजी। तो जुलाई में जिन किसानों ने टोमेटोज़ उगाए, दिसंबर में उनकी फसल पक के तैयार हुई, फिर वो डिमोटिवेट हो गए। यहाँ पे वो मोटिवेट थे टोमेटो उगाने के लिए क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा थे मार्केट में,
यहां पे वो डिमोटिवेट हो गए फिर से, क्योंकि उन्होंने जो फसल उगाई उसके उचित दाम नहीं मिले, क्योंकि दिसंबर आते आते सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो गई। तो यहां पर अब किसान डिमोटिवेट हो गए, तो वह दिसंबर के बाद फिर से टोमेटोज नहीं उगाएंगे। तो आएगा अगले साल का जुलाई, नहीं उगाएंगे तो फिर जुलाई में सप्लाई फिर से कम हो गई, क्योंकि यहां पे किसान डिमोटिवेट हो गए थे। दिसंबर के बाद उन्होंने टोमेटोज उगाए ही नहीं, टोमेटोज नहीं उगाए तो अगले साल जुलाई में फिर टोमेटोज मिलेंगे नहीं, इसकी सप्लाई कम हो गई। फिर से दाम 120 रुपए पर केजी। फिर से किसान यहां पे मोटिवेट हो जाएंगे टोमेटोज उगाने के लिए, लेकिन फसल तैयार होगी दिसंबर में, और दिसंबर आते आते सप्लाई पूरी, फिर से बिकेंगे 20 रुपए पर केजी, यहां पे फिर से डिमोटिवेट। तो ये पूरा पैटर्न चलता रहता है। इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट। नवंबर 2022 में ना किसानों को टमाटर की फसल के बहुत कम दाम मिले थे, इसलिए टमाटर को छोड़ के किसान दूसरी चीज़ों की कल्टीवेशन करने लगे, जैसे बीन्स, सोया, कॉर्न्स। और देखो, जो छोटे किसान होते हैं ना, आपको पता है जनरली टमाटर छोटे किसान ही उगाते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का वो इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से हमारे देश में पर हेक्टेयर यील्ड जो है टमाटर की वो काफ़ी कम है चाइना के कंपैरिजन में। वैसे इंडिया दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टमाटर की प्रोडक्शन करता है, लेकिन पर हेक्टेयर यील्ड कम है। दूसरा देखो, मेजर जो टोमेटो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है ना हमारे देश में, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे अटैक ऑफ लीफ कर्ल वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से पत्ते जो हैं मुड़ जाते हैं, कर्ल शेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाती, टमाटर ज़्यादा नहीं उग पाते। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस साल टमाटर की जो प्रोडक्शन है वो कम है। अब बात आती है सरकार को क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। नंबर 1 पॉइंट, प्रमोट प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटोज। टमाटर की प्रोसेसिंग को सरकार प्रमोट करे। टमाटर जो है वो देखो बहुत ज़्यादा पेरिसेबल आइटम्स है, ज़्यादा दिन तक आप इसे संभाल के नहीं रख सकते। आपको इसे बेचना ही होगा, कंज्यूम करना होगा, या फिर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाना ही होगा, जल्दी से खराब हो जाता है टमाटर। तो ना सरकार प्रमोट करे कि ना फ्रेश टोमेटोज की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, एक पेस्ट वगैरह तैयार हो जाए जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। अगर टमाटर महंगे बिक रहे हैं तो ये पेस्ट जनता परचेज करे मार्केट से और उसे सब्जियों में यूज करे, सब्जियों को बनाने में। एक और काम सरकार ये कर सकती है, जो ये प्रोसेस्ड टोमेटोज होंगे ना, टमाटर का पेस्ट जो बिकेगा मार्केट में किराना की दुकानों पे, इस पर जीएसटी को कम किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मार्केट रिफॉर्म्स। टमाटर की जो खरीद फरोख्त होती है ना, इसमें सरकार इंटरमीडियरी को यानी बिचौलियों को खत्म करे। होता यह है किसान अपने टमाटर की फसल को सस्ता बेचते हैं, कंज्यूमर महंगा खरीदता है, लेकिन बीच में फायदा उठाते हैं इंटरमीडियरी। तो सप्लाई चेन में इंटरमीडियरी को सरकार खत्म करे, डायरेक्ट मार्केटिंग होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए टमाटर की। नेक्स्ट है लीवरेज ई-नैम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, इसके प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि किसान को अपने सिर्फ लोकल एरिया में फसल बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। लास्ट पॉइंट है प्रमोट पॉली हाउस कल्टीवेशन। पॉली हाउस कल्टीवेशन में क्या है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में खेती की जाती है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मतलब टेम्परेचर, नंबर 2 ह्यूमिडिटी, नंबर 3 लाइट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल्ड मैनर में प्रोवाइड किया जाता है, जितनी प्लांट को आवश्यकता है उतनी, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। इस तरह की कल्टीवेशन में ना पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए नाम पड़ता है पॉली हाउस कल्टीवेशन। चाइना समेत दूसरे देशों में पॉली हाउस कल्टीवेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट इंडिया में अभी पॉली हाउस कल्टीवेशन का कंसेप्ट उतना पॉपुलर नहीं है। इस तरीके से किसान अगर खेती करे ना, तो यील्ड को, फसल की पैदावार को इंक्रीज किया जा सकता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, टोमेटोज के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऑनलाइन फ्री स्पीच से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सरकार के द्वारा ना ट्विटर को आदेश दिया गया था कि आप कुछ ट्विटर अकाउंट्स को और कुछ पोस्ट को ब्लॉक कर दीजिए।
ऐसा ऑर्डर सरकार की तरफ से ट्विटर को दिया गया था। ट्विटर ने उस ऑर्डर को, सरकार के इस ऑर्डर को चैलेंज किया कर्नाटक हाई कोर्ट में, और फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट ने जून 30, 2023 को इस मामले पे अपना फैसला दिया। और ट्विटर ने सरकार के आदेश के खिलाफ जो अपील की ना, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर की अपील को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सरकार ने आपको जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल सही है, आप इन पोस्ट को और इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए। इससे भी ज़्यादा कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर के ऊपर 50 लाख का फाइन भी लगा दिया कि आप क्या घटिया एप्लीकेशन लेके हमारे पास आ जाते हो। तो राइटर कहते हैं ये देखो कर्नाटक हाई कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाला फैसला है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार को अंडरमाइन करती है। इसके साथ साथ आगे तो सरकार देखो और भी अपनी मनमानी करेगी, सरकार और भी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार को दबाएगी इस वर्डिक्ट के बाद। अब इशू के और ज़्यादा डिटेल में हम जाते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस एक्ट का जो सेक्शन 69A है ना, ये सेक्शन हमें बताता है कब कोई सरकार ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को आदेश दे सकती है कोई पोस्ट या फिर अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए। जब देखो ऐसा कुछ हो ना, किसी पोस्ट से इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी खतरे में है, इंडिया का डिफेंस खतरे में है, सिक्योरिटी खतरे में है, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन खतरे में है, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, ये सारे ग्राउंड्स हैं, तब जाके सरकार ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोल सकती है कि आप इस कंटेंट को ब्लॉक कर दीजिए। मैं आपको ना ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ना एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, कोई बताता नहीं है, सब ये नाम लेके छोड़ देते हैं कि हाँ इन ग्राउंड्स पे सरकार ऑर्डर ब्लॉक कर सकती है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई में सोचा है एग्जाम्पल के साथ में क्या है ये ग्राउंड? मैं आपको बताता हूँ। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जैसे देखो मान लीजिए ट्विटर पे इस प्रकार के पोस्ट अगर कोई डालता है, आओ हम एक अलग से देश बनाएं इंडिया से अलग होके, तो ये है वो पोस्ट जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रही है, इसको सरकार हटवा सकती है। दूसरा, डिफेंस ऑफ इंडिया, मान लीजिए कोई ऐसा ट्वीट करे या पोस्ट करे कि इंडिया के मिलिट्री बेस की एग्जैक्ट लोकेशन ये है, हम इसको यहां पे ऐसे हमला कर सकते हैं, तो ये जो पोस्ट है इंडिया की डिफेंस को खतरे में डाल रही है, इसको सरकार हटवा सकती है, ब्लॉक कर सकती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मान लीजिए कोई ऐसा पोस्ट करता है कि इस कम्युनिटी के घर यहां पे हैं, जला दीजिए, इस धर्म के लोगों को हमें मारना है, तो ये वो चीज है जो इंडिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जैसे ऐसी कोई पोस्ट आती है कि इस देश के जो सिटीजन्स हैं वो क्रिमिनल हैं, जबकि वो देश इंडिया का दोस्त है, लेकिन ट्विटर पे या फेसबुक पे ऐसी पोस्ट की जा रही है कि इस देश के लोग खराब हैं, आएंगे तो हम इन्हें मारे पीटेंगे, ये हमारी जॉब छीन रहे हैं, तो ये भी सरकार हटवा सकती है क्योंकि दोस्त देश के साथ रिलेशन खराब करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, ऐसा कोई पोस्ट आता है इस लोकेशन पे इकट्ठे हो जाओ और उन लोगों को हम मारेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, तो ये पोस्ट पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रही है। अब ऐसी कोई पोस्ट जिससे कि कोग्निजेबल ऑफेंस भड़क सकता है, जैसे कोई ऐसी पोस्ट आती है कि हमें हमारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज़्यादा यूथ की आवश्यकता है, तो ये भी इस कैटेगरी में आती है, कोग्निजेबल ऑफेंस को भड़काना। तो ये सारे कंटेंट जब आते हैं ना फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो सरकार इनको ब्लॉक करवा सकती है। तो ऐसे समझ में आता है एग्जाम्पल के साथ। आई लव एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। कई बार ना थ्योरी में तो इतने टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं आईटी एक्ट के सेक्शन 69A में। इसके साथ साथ देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009, इन रूल्स में ना प्रोसीजर भी बताया गया है कि सरकार जब किसी कंटेंट को ब्लॉक करवाना चाहती है ना, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये भी मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले सेक्शन 69A के अंडर जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, उन ग्राउंड्स पे अगर कोई कंटेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरे नंबर पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल अधिकारी जो है
जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो ऑर्डर इशू करता है, इसे ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन ऑर्डर जो है ना वो रीजन्ड होना चाहिए, लॉजिक के साथ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिग बॉस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको बिग बॉस पसंद नहीं और उससे संबंधित कंटेंट ब्लॉक करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। लॉजिक के साथ ऑर्डर होना चाहिए, उन ग्राउंड्स के आधार पे होना चाहिए जो सेक्शन 69A में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर फिर दिया जाए इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को, फॉर एग्जांपल ट्विटर और फेसबुक को। इसके साथ साथ नोटिस उस पर्सन को भी दिया जाए जिसका कंटेंट है। मान लीजिए मेरी पोस्ट को ब्लॉक करवाया गया है तो मुझे भी नोटिस दिया जाए कि आपकी पोस्ट को ब्लॉक किया जा रहा है। और जैसे ही इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को ऑर्डर मिले वो एक्शन स्टार्ट कर दे। इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल ट्विटर सरकार के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। और देखो, अगर इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक ये सरकार के ऑर्डर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और कंटेंट तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक सरकार बोल रही है, कोर्ट बोल रही है। सबसे लास्ट में जो अफेक्टेड पार्टी है ना, मान लीजिए मेरे कंटेंट को ब्लॉक करवाया गया है तो मैं भी कोर्ट में जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि मेरे कंटेंट को ब्लॉक किया गया है, सरकार इस पे निर्णय ले। तो ये पूरा प्रोसीजर है, आसान भाषा में हमने समझा। बट देखो, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ना कंटेंट का जो यूजर है, मतलब जिसने कंटेंट लिखा है, जिसके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है, उसे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है कंटेंट को ब्लॉक करते वक्त। अगर देखो कंटेंट के यूजर को ही नोटिस नहीं दिया जाएगा तो फिर तो अनलिमिटेड पावर आ गई सरकार के पास में, वो किसी के भी कंटेंट को हटवा सकती है बिना नोटिस दिए। इस केस में देखो, जब ट्विटर गया कोर्ट में सरकार के फैसले के अगेंस्ट, तो कोर्ट ने तो ये बोल दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कि जो अफेक्टेड पार्टी है वो नहीं आई है, मतलब जिसके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है उसने हमें अप्रोच नहीं किया है, तो आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि प्रोसीजर में साफ तौर पे बताया गया है कि ट्विटर भी चैलेंज कर सकता है सरकार के ऑर्डर को। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि ट्विटर के जो यूजर हैं वो इतने डाउनट्रोडर नहीं है, गरीब नहीं है कि वो हमें एक्सेस ना कर सकें, हमारे पास आके अपनी शिकायत दर्ज ना करवा सकें। सरकार कई बार क्या करती है, पब्लिक ऑर्डर का नाम ले लेती है कि इस कंटेंट से पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए हमने इस कंटेंट को ब्लॉक करवाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि डायरेक्ट लिंक होना चाहिए कि स्पीच से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप फिर से वो देखिए। पब्लिक ऑर्डर कैसे खराब हो रहा है, 5वें नंबर पे देखिए, इस लोकेशन पे इकट्ठा हो जाओ और अटैक करते हैं उन लोगों पे जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे हैं या फिर दूसरी कम्युनिटी से हैं। ये वो चीजें हैं जिससे डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा हो। लेकिन अक्सर ना सरकार इस टर्म को ना ब्रॉडली इस्तेमाल करती है, डायरेक्ट लिंक नहीं होता, वायलेंस को नहीं भड़काया जा रहा होता यूजर के द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार पब्लिक ऑर्डर के नाम पे पोस्ट हटवा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताया था। तो लास्ट में बस यही चीज़ बोली जाती है ये कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। सरकार कई बार ना डिसप्रपोर्शनेट फैसले लेती हैं, जैसे कुछ ही स्पेसिफिक एरिया में सिचुएशन खराब होती है लेकिन लंबे समय तक पूरे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है सभी लोगों के लिए, तो इससे भी उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मास्टर प्लान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मास्टर प्लान मतलब किसी भी सिटी का मास्टर प्लान, देखो इस प्रकार का प्लान होता है। ये एक प्रकार से ना विजन डॉक्यूमेंट होता है सिटी का। इस प्रकार से स्पेशियल फॉर्म में जगहों को दिखाया जाता है। स्पेशियल फॉर्म में मतलब आप आसानी से देख सकते हो पूरे शहर को और उसी के हिसाब से ये प्लान कर सकते हो। प्लान किया गया होता है मास्टर प्लान में, तो कहाँ पे रेजिडेंशियल चीज़ें होंगी, कहाँ पे कॉमर्शियल जगह हैं, कहाँ पे पार्क वगैरह बनाए जाएंगे, सारी चीज़ें मास्टर प्लान में होती हैं। हाल फिलहाल में ना मास्टर प्लान पे काफ़ी फोकस किया गया है। अमिताभ कांत जो इंडिया के G20 शेरपा हैं, इन्होंने भी मास्टर प्लान पे काफ़ी फोकस किया अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन राइटर ये कहते हैं, देखो मास्टर प्लान अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो बात सही है। बट देखो मास्टर प्लान का होना इससे अर्बनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती।
राइटर सबसे पहला पॉइंट तो ये रेज करते हैं, देखो मास्टर प्लान का जो कंसेप्ट है ना 20वीं शताब्दी में निकल के आया था। इंडिया में 1950s में कुछ शहरों में मास्टर प्लान अपनाया गया, बट देखो कई सिटीज का मास्टर प्लान तो अभी भी बहुत ज़्यादा पुराना है। उसके बाद नए नए कानून आ गए, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, पोल्यूशन एक्ट आया, वाटर एक्ट आया। ये नए नए जो कानून आए ना, उनको एकोमोडेट नहीं किया गया मास्टर प्लान के द्वारा। मास्टर प्लान पुराना, लेकिन नई जो प्रॉब्लम है, नए जो एक्ट्स हैं, उनको कंसीडर नहीं किया गया मास्टर प्लान के द्वारा, यानी फ्लेक्सिबल नहीं था मास्टर प्लान। अभी भी पुराने ही मास्टर प्लान को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी से संबंधित। कैपेसिटी मतलब देखो कई सारी अर्बन लोकल बॉडीज ने ना अपना मास्टर प्लान बनाया और बोला कि ये है रिवर का फ्लड प्लेन एरिया, यहां पे कोई घर नहीं बनेगा। बट अर्बन लोकल बॉडीज की ना कैपेसिटी ही नहीं है। मास्टर प्लान में तो बोल दिया कि ये फ्लड प्लेन एरिया है, यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट उस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सका अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी, स्टाफ ही नहीं है। इस वजह से फ्लड प्लेन एरिया में भी स्लम डेवलप हो गया, वहां पे लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा ली। तो ये दूसरा चैलेंज है, दूसरा कंसर्न है मास्टर प्लान से संबंधित। पहला ये था कि नए नए एक्ट आ गए, उनको शामिल नहीं किया गया। दूसरा क्या, दूसरा ये इन्फोर्समेंट अच्छे से नहीं हुआ मास्टर प्लान का। नेक्स्ट पॉइंट, देखो मास्टर प्लान में ना शॉर्ट टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। और नई नई टेक्नोलॉजीज आपको पता है आ जाती हैं। मीनवाइल शॉर्ट टर्म विजन होता है, इस वजह से बाद में एकदम से ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है, उन सब चीज़ों को ख्याल में नहीं रखा जाता। इसलिए मास्टर प्लान जो है वो उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता और अर्बनाइजेशन को उतना बेहतर ढंग से मैनेज नहीं कर पाता। लास्ट में राइटर सजेशंस भी देते हैं। सबसे पहले तो अर्बन लोकल बॉडीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसके द्वारा भी मास्टर प्लान जारी किया गया है, वो इस बात को समझें कि चेंज करने की आवश्यकता है मास्टर प्लान को। हमें थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्टर प्लान से आप बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हो सकते। अगर जरूरत पड़े तो मास्टर प्लान में डाइवर्जन होना चाहिए समय के अनुसार। दूसरा, इंडिया में देखो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। एक स्टेट, एक शहर दूसरी सिटीज से बहुत कुछ सीख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मास्टर प्लान में बाद में चेंज किया जा सकता है। अब मान लीजिए ए सिटी है, उसने अपना मास्टर प्लान आज जारी किया, लेकिन बी ने किया 1 साल बाद, और बी ने जो मास्टर प्लान 1 साल बाद जारी किया ना, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ए क्या ये बोलेगा क्या हम मास्टर प्लान में बदलाव नहीं कर सकते, एक बार जारी हो गया तो हो गया। बाद में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसे अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट सजेशन तो देखो काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट सजेशन ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ करो, ताकि मास्टर प्लान जो भी है ना उसे इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट तो किया जा सके ना। आपने बोल दिया यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, यहाँ पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसे मान लीजिए इन्फोर्स ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या। इन्फोर्समेंट की पावर अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास बहुत कम होती है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था मास्टर प्लान से संबंधित। इसके बाद न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बड़ी सी न्यूज़ है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसीज से संबंधित। क्या न्यूज़ है, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ में ना क्रिप्टो करेंसी का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ के जो लोग हैं ना क्रिप्टो करेंसीज में अपनी सेविंग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे अर्जेंटीना है, चिली है, इन देशों की करेंसी की जो वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई है। तो ना वहाँ के रेजिडेंट्स को डर लगता है, यार हम हमारी करेंसी में सेविंग रखें और उसकी वैल्यू मान लीजिए डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हो जाए, तो हमारी तो सेविंग खराब हो जाएगी ना। तो वो या तो डॉलर में अपनी सेविंग रखना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी लिमिटेशन है। बट अब लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ के लोगों ने ना एक नया रास्ता खोज लिया है कि हम क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन में अपनी सेविंग होल्ड करके रखते हैं, इससे बल्कि बिटकॉइन के दाम भी बढ़ जाएंगे। ये उनकी सोच होती है। हालांकि आपको भी पता है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, जैसे बिटकॉइन है, कभी रेट एकदम से बढ़ गए, कभी कम हो गए। लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को ये रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज में अपनी सेविंग को होल्ड करके रखो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अब आईएमएफ ने भी ना इस पर अपनी स्टेटमेंट दी है। आईएमएफ ने यह बोला है
कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं ना, देखो वो एक बात समझ लें, क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अपने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और क्रिप्टो करेंसीज को ना रेगुलेट करें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आईएमएफ का नया जो स्टैंड है ना क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, इस पे चर्चाएं चल रही हैं कि आईएमएफ ने ये बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के बजाय इसे रेगुलेट किया जाए। देखो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। विभिन्न देश इस पे काम कर रहे हैं, भारत की सरकार भी काम कर रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। ये एक प्रकार से होगी क्रिप्टो करेंसी ही, बट इसे इशू किया जाएगा जैसे हमारे देश में आरबीआई के द्वारा, यानी विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। ये रिलेटिवली स्टेबल रहेगी क्योंकि इसे रेगुलेट किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इस पर जनता ज्यादा भरोसा कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। इसके बाद लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित है। आसान भाषा में आपको बताता हूं। देखो जीनोम क्या होता है, जैसे देखो एक बिल्डिंग का ना ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कहां पे क्या होगा बिल्डिंग में, वो सारी चीजें आती हैं बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म का भी ब्लूप्रिंट होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शन करेगा, कैसे दिखेगा, कैसे डेवलप करेगा, वो होता है ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट को कहा जाता है जीनोम। समझ गए? फिर से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, कहां पे क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगी। उसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म का भी ब्लूप्रिंट होता है। ऑर्गेनिज्म दिखेगा कैसे, आईज का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगा, वो होता है ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट, जिसे कहा जाता है जीनोम। अब जीनोम की सीक्वेंसिंग ये होती है उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। समझ गए? वो होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना ताकि साइंटिस्ट जो है वो समझ सकें चीजों को। जीनोम सीक्वेंसिंग से ना साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि इस पर्सन के डीएनए में कहां पे कमी है, कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं है, सब कुछ साइंटिस्ट को समझ में आ जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग से, क्योंकि ब्लूप्रिंट डिकोड हो चुका है। साइंटिस्ट समझ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के ब्लूप्रिंट को जीनोम सीक्वेंसिंग की सहायता से, और इसी चीज पे फोकस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। जैसे देखो अगर कोई बच्चा नया पैदा हुआ है, एकदम से बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स को यह पता लगाने में बहुत समय लग जाएगा कि नए पैदा हुए बच्चे को डिजीज क्या है, लेकिन अगर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग जल्दी से हो जाए तो डॉक्टर्स उसे पढ़ लेंगे ना आसानी से। मैंने आपको क्या बताया, जीनोम का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट, और जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। तो डॉक्टर्स उस डिकोड हुए ब्लूप्रिंट को देखकर समझ जाएंगे कि बच्चे को यह डिजीज है, फिर उस डिजीज को आसानी से इलाज किया जा सकता है देर होने से पहले ही। तो देखो पहले तो ना जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत समय लगता था, पैसा भी बहुत लगता था। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, एडवांस होती जा रही है, जीनोम की सीक्वेंसिंग पहले से आसान है। तो अब जीनोम सीक्वेंसिंग से ना बहुत से बच्चों की जान बचाई जा सकती है, उनका इलाज किया जा सकता है। बट इसमें ना एथिकल इश्यूज भी हैं, जैसे महंगी टेक्नोलॉजी है, सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो इक्विटी नहीं है, गरीब लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज प्राइवेसी का खतरा है, चोरी हो सकता है, दूसरों लोगों को भी जेनेटिक डिजीज का पता लग सकता है। और सबसे लास्ट में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा बड़े होने पर, जब उसको पता लगेगा कि मुझे ये जेनेटिक डिजीज है, ये सब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी गहरा हो सकता है। तो ये एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। अब लास्ट में समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिसेबिलिटी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया, डेटा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की शुरुआत में, फिर उसके बारे में हमने बात की कि सरकार ने क्या किया है। सरकार कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 6th एडिशन है उसमें डिसेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सरकार कहती है हमारे पास ऑलरेडी डेटा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के 76वें राउंड का। फिर राइटर बोलते हैं गलत बात है। पहली तो बात, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का 76वां राउंड काफ़ी पहले हुआ था, और दूसरा इसका डेटा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। और सरकार का ये तर्क कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डेटा निकल के आया वो ऑथेंटिक नहीं है। तो राइटर बोलते हैं फील्ड स्टाफ को आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। राइटर बोलते हैं
कि डिसेबल्स से संबंधित डेटा आएगा तभी तो बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं उनके वेलफेयर से संबंधित। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया मास्टर प्लान से संबंधित। राइटर इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं कि मास्टर प्लान बहुत बार ना पुराना होता है और नए लॉज को कंसीडर नहीं किया जाता। स्पेशल विजन तो है लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कैपेसिटी इतनी नहीं होती मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की, इसलिए फ्लड प्लेन पे भी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फिर सजेशंस में ये डिस्कस किया कि सबसे पहले मास्टर प्लान की लिमिटेशन को समझा जाए, दूसरी सिटीज़ से जो बेस्ट एक्सपीरियंस है उसे सीखा जाए और इन कैपेसिटी जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की उसे एड्रेस किया जाए। फिर टमाटर वाला आर्टिकल भी डिस्कस किया था। प्राइस क्यों बढ़े हैं, कोव वेब पैटर्न को हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझा था। लीफ कल वायरस तंग कर रहा है, क्या सजेशंस दिए गए थे। प्रोसेसिंग होनी चाहिए टोमेटोज़ की, पेस्ट अवेलेबल हो मार्केट में जिसे इस्तेमाल करें अगर दाम बढ़ते हैं तो। मार्केट रिफॉर्म लाए जाएं ताकि इंटरमीडियरी की संख्या कम से कम हो, डायरेक्ट किसान अपने टमाटर को बेच के। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का सहारा लिया जाए, पॉली हाउस कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए जिससे यील्ड इंक्रीज हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लास्ट में क्वेश्चंस हैं। आज एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।